Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयोन्स। बेसिक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मसल एनाटॉमी। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑर्डर कन्वे करता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम आयोन्स रिलीज़ किए जाते हैं और वो किस तरह हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे मसल्स की जो मेन रिक्वायरमेंट है एनर्जी वो कौन सप्लाई करता है, वो कहाँ से आती है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय द कैल्शियम आयोन्स। मसल्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। मसल का जो लास्ट टॉपिक है मसल के फंक्शंस के बारे में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह कैल्शियम आयोन्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, यानी जब मसल्स की क्या हो रही हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, हमारे पास अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल जो है टल मसल वो वॉलंटरी नेचर का है। तो जब ये वॉलंटरी नेचर का है तो डेफिनेटली वहां पे रोल होगा सीएनएस का, रोल ऑफ सीएनएस। तो जब रोल ऑफ सीएनएस है तो कंफर्म बात ये होगी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय CNS। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी वो CNS के ऑर्डर पे होगी। CNS उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जब CNS उसको कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा और वो क्या करेगा, प्रोवाइड ऑर्डर टू मसल। तो फिर मोटर न्यूरॉन का बेसिक काम होगा कि वो जाएगा और जाकर मसल को क्या करेगा, फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। तो जब न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन वो जाके इन्वॉल्व होगा ताकि जो है वो ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए, तो कंफर्म यहाँ पे इन्वॉल्व होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यानी मसल्स के साथ न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, लिंक हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स, और इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमने कहा कि मोटर न्यूरॉन का जो लास्ट टर्मिनल साइट है वो इन्वॉल्व हो रही होगी और CNS से ऑर्डर आएगा फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि जितना मर्जी बड़ा हो एक मसल, हमेशा एक मसल के पास सिर्फ एक मोटर न्यूरॉन होता है। सो सिंगल मसल अटैच विद सिंगल मोटर न्यूरॉन। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन ही होगा जिसे हम बोलते हैं यूनिट मोटर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक के साथ जो है वो ज्यादा मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो, एक होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि मोटर न्यूरॉन्स अपनी बेशुमार क्या कर ले, ब्रांचेस बना ले ताकि सारे मसल फाइबर्स के साथ वो अपने आप को क्या कर ले,
अटैच कर ले। लेकिन एक मसल के लिए हमेशा एक मोटर न्यूरॉन होता है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लीजिए हम इस बात को देखते हैं कि एक मसल के साथ मल्टीपल मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं और सबको जब ऑर्डर मिला तो ऐसा हो सकता है कि एक मोटर न्यूरॉन पहले ऑर्डर ले आया, दूसरे को अभी नया नया ऑर्डर मिला ही है, एक जो है वो ऑर्डर लेके रास्ते में है। तो उस तरह क्या होगा, कुछ मसल फाइबर्स को ऑर्डर मिल चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, कुछ को ऑर्डर नहीं मिला, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे। तो आधे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, आधे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो मसल के फंक्शन में एक बिगाड़ आ जाएगा, अब नॉर्मलिटी डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए एक ही मोटर न्यूरॉन को रखा गया ताकि एक ही वक्त में एक ही ऑर्डर को फायर किया जाए। वो एक ऑर्डर एक ही वक्त में एक ही न्यूरॉन के ज़रिए सारे मसल फाइबर को मिल जाए और सारे मसल फाइबर्स एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएं और एक ही साथ रिलैक्स होना शुरू हो जाए। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑल आर नन रिस्पॉन्स, यानी या तो सारे मिलकर काम करेंगे या उनमें से कोई भी मिलकर काम नहीं करेगा। सो ऑल आर नन रिस्पॉन्स जो है ये यूनिट मोटर न्यूरॉन की वजह से है, यानी एक सिंगल न्यूरॉन की वजह से है। आइए ज़रा अब देखते हैं कि किस तरह मोटर न्यूरॉन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल ले लेते हैं, लास्ट टर्मिनल, लास्ट एंडिंग पॉइंट, ये लीजिए, ये मोटर न्यूरॉन का लास्ट टर्मिनल है। सो जिसे हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन। और हमें मालूम है कि इनके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं which are called as synaptic vesicles. So these are vesicles, synaptic vesicles, और इनके अंदर केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और हम जानते हैं कि ये जो केमिकल होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ये एसिटाइल कोलिन होता है। आउटसाइड द सीएनएस एसिटाइल कोलिन जो है वो यूज़ होता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये अटैच है मसल फाइबर के साथ। तो आइए ज़रा मसल फाइबर को देखते हैं। जब हम मसल फाइबर को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो मालूम पड़ता है उसमें बेशुमार डिप्रेशंस हैं, इस तरह करके इन्वेजिनेशंस हैं, फिर आगे, फिर अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन, फिर आगे, इस तरह मल्टीपल हमें इन्वेजिनेशंस नज़र आती हैं। इन इन्वेजिनेशंस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब यानी टी ट्यूब। ये मैंने एक मसल फाइबर आपके सामने स्केच किया और उसमें ये जो हमारे पास है ये, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब यानी टी ट्यूब। एंड मल्टीपल टी ट्यूब्स collectively called as T system. तो multiple T tubes collectively called as T system. अब हर एक टी ट्यूब जो है वो जाके अटैच होती है विद सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जब हमने बात की थी सार्कोलेमा, तो सार्कोलेमा से मुराद ये था मसल की मेम्ब्रेन। और जब हमने बात की थी सार्कोप्लाज्म के बारे में तो सार्कोप्लाज्म वाज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। इट मीन इट्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल। और याद रखिएगा ये SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास। ओके,
और साथ ही इनके पास मौजूद होंगे सार्कोमियर्स। ये लीजिए, ये हम सार्कोमियर डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह मल्टीपल टाइम्स सारी जगह पर, इधर भी मैं किसी एक को डिस्कस कर रहा हूँ और दरमियान में हमें मालूम है यहाँ पे थे मायोसिन्स। अब यहाँ पर स्टोर होते हैं कैल्शियम आयोन्स, तो इनका काम टू स्टोर कैल्शियम आयोन्स। अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आना है, ये लीजिए यहाँ से आया एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो वो एक्शन पोटेंशियल आके वेसिकल्स को टच करेगा। वेसिकल क्या करेंगे, वेसिकल विल स्टार्ट टू अटैच एट द मेम्ब्रेन्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, और इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या होगा, यहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये लीजिए, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि ये न्यूरॉन का मैसेज आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाना शुरू कर देते हैं टी ट्यूब के अंदर। टी ट्यूब से जाते हैं ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में। तो ये टी ट्यूब, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम और टी सिस्टम, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ट्राइएड्स। अब जैसे ही हमारे पास ये मौजूद कैल्शियम के पास जाएंगे तो कैल्शियम यहाँ से रिलीज होगा बाय स्मॉल गेट्स। तो यहाँ से छोटे छोटे गेट्स ओपन कर दिए जाएंगे। जैसे ही गेट्स को ओपन किया जाएगा तो सारे कैल्शियम निकल के बाहर आ जाएंगे। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये इनरिच हो जाएगा विद कैल्शियम आयोन्स। और जैसे ही कैल्शियम आयोन्स रिलीज होके बाहर आएंगे, देन दे विल स्टार्ट टू अटैच विद ट्रोपोनिन 3। ट्रोपोनिन 3 से अटैच होंगे तो ट्रोपोमायोसिन की कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस की वजह से वो एक्सपोज कर देगा एक्टिन की रिसेप्टर साइट को। जैसे ही एक्टिन की रिसेप्टर साइट जो है वो एक्सपोज होगी, मायोसिन हेड वहाँ पे अटैच होंगे और अटैच होकर उसको पुल करना शुरू कर देंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। और यही अगर मसल रिलैक्सेशन का ऑर्डर होगा तो इन तमाम कैल्शियम आयोन्स को एक्टिवली अपटेक किया जाएगा और उनको स्टोर कर दिया जाएगा इनटू दी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इन तमाम कैल्शियम आयोन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेगा तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कैल्शियम आयोन्स ज़्यादा हों या प्रेजेंट हो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और अगर एब्सेंट हो तो मसल रिलैक्सेशन होती है। सो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, मसल रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह वॉलंटरी मैनर से इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, अगर प्रोसेस को देखें तो वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे बड़ा सोर्स है, ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज होगा वो होगा ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन फ्यूल, तो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होती है। सो क्या किया जाएगा, इस ग्लाइकोजन को
ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन डिवाइड किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज एरोबिकली ब्रेक होकर बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन सपोज कर लीजिए हम अगर किसी हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन की उतनी कॉन्स्टेंटली हमें सप्लाई नहीं मिल रही, तो मसल्स शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम एरोबिक टू एन एरोबिक, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। उसे बोलते हैं ऑक्सीजन डेट। अब ऑक्सीजन डेट में क्या होगा, जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगी सो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि लीड करता है मसल फटीग को। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन पीएच भी ड्रॉप करेगा और मसल में फटीग भी काज करेगा। अब एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हुआ, मसल फटीग में चला गया, तो अब मसल अब नॉर्मलिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद व्हेन मसल रीस्टोर इट्स नॉर्मल फंक्शन, जैसे ही मसल अपने दोबारा नॉर्मल फंक्शन की तरफ आएगा तो फिर क्या किया जाएगा, फिर यह किया जाएगा कि वो जो एक्यूमुलेट हो चुका है बॉडी में लैक्टिक एसिड, उसका 20% ऑफ लैक्टिक एसिड, इसको क्या किया जाएगा, ब्रेक एरोबिकली और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को यूज किया जाएगा टू कन्वर्ट रेस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी 80% लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज, और वो किस में जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो मैंने कहा फर्ज की कर लीजिए अगर हमारा मसल जो है वो एनाएरोबिक परफॉर्म कर रहा है तो लगातार वो अपने अंदर क्या करेगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करता रहेगा। अब जैसे ही आपकी बॉडी उस हार्ड एक्सरसाइज से, उस विगोरस एक्सरसाइज से जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आई, तो बॉडी में अच्छा खासा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो चुका है। अब बॉडी क्या करेगी, एरोबिकली रेस्पिरेशन करेगी और 20% जो लैक्टिक एसिड है वो एरोबिकली ब्रेक किया जाएगा। उससे जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी को यूज किया जाएगा रिमेनिंग 80% लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने में इनटू ग्लूकोज एंड फाइनली इनटू ग्लाइकोजन। और ये फिनोमेना जो है ये होता है इन लीवर। तो एक तो बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज, और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास एक और होता है, सेकंड सोर्स, वो होता है जी क्रिटिन फॉस्फेट। क्रिटिन फॉस्फेट हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोर्स है, और जब भी क्रिटिन जो है ये ब्रेक होगा क्रिटिन फॉस्फेट, तो जो वेस्ट बनता है उसे बोलते हैं क्रिटिनिन, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो बेसिकली सोर्स हैं एनर्जी सप्लाई करने के, एटीपी सप्लाई करने के फॉर द पर्पस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम रेगुलर बेस पे, सपोज पहली दफ़ा आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल जो है वो एनाएरोबिक में शिफ्ट होंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन अगर एक एक्टिविटी आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, रेगुलर, मिसाल के तौर पे आज मैंने दौड़ना शुरू किया और मैं 5-10 मिनट 20 मिनट बड़ी स्पीड के साथ भागा, तो कंफर्म मेरे मसल जो हैं वो फेस करेंगे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन को, मसल फटीग को। लेकिन अगर मैं रेगुलर मैनर में रोज़ यही मैं एक्टिविटी करता रहता हूँ, रोज़ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारी जो बॉडी वो बहुत ज़्यादा वाइज है।
फिर क्या होगा, हमारे अंदर एक्स्ट्रा मायोग्लोबिन बना दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मसल फाइबर बना दिए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ मसल के साइज में इजाफा होगा बल्कि मसल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे भी इजाफा होगा। अब जब साइज बड़ा हो गया, मायोफिब्रल ज़्यादा आ गए और अंदर जो है मसल फाइबर ज़्यादा आ गए, मायोग्लोबिन ज़्यादा हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गए, तो कभी भी मसल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा एनाएरोबिक में, वो हमेशा एरोबिक ही करेगा, तो कभी वो फटीग नहीं होगा। तो इस तरह इससे फ़ायदा होता है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल जो है वो उसके मुताबिक एक अच्छी अडेप्टेशंस पे चले जाते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मसल के फंक्शंस के लिहाज से उसके आखिरी टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह एक्टिन और मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जब इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सी चीज़ कैल्शियम आयोन्स को ऑर्डर देती है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हों या रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व हों। और एंड पे हमने डिस्कस किया कि मेन सोर्स क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट का फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम एज ए लॉन्ग देखें तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयोन्स। और ये जो हमने बात डिस्कस की है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सोर्स हमेशा ग्लूकोज होगा, सेकंड सोर्स क्रिएटिन फॉस्फेट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो क्रिएटिनिन बनती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एरोबिकली 20% लैक्टिक एसिड ब्रेक किया जाएगा और 80% जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, ये काम लीवर में होगा। ये भी आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।